हेलो व्यूवर्स, योर प्रॉब्लम माय सॉल्यूशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे बाउंसिंग बॉल प्रोग्राम के थ्योरी के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक बॉल रेक्टेंगल एरिया में बाउंस हो रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस वीडियो को बनवाने का श्रेय मैं एक यूट्यूबर को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे कमेंट में पूछा था कि हाय सर, हाउ टू डू दिस विदाउट VBA बट ओनली एक्सेल फंक्शन इन स्प्रेडशीट। और इनके चैनल का नाम है LJS TV है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम को बिना VBA के सिर्फ एक्सेल फंक्शन, एक्सेल फॉर्मूला के थ्रू हम किस तरह से बना सकते हैं। तो आज हम इसी डिटेलिंग में जाएंगे। ठीक, सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं दोस्तों कि मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंटल वीडियोस एक्सेल से रिलेटेड में लाता रहता हूं। और साथ ही उसका जो रिक्वायर्ड फाइल है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे तो आप जाके उन फाइलों को फ्रीली डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे वीडियो में बने रहिए बिल्कुल भी। मैं अब देरी न करते हुए अब इस वीडियो को, आज के क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए फाइल अब ओपन करते हैं दोस्तों। फाइल मैंने ओपन कर लिया है। जो आप इंटरफेस देख पा रहे हैं, एक बाउंसिंग बॉल प्रोग्राम है। टॉप में एक स्टार्ट और स्टॉप का बटन है। मैं इसे अब स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट किया है, बाउंसिंग बॉल प्रोग्राम का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा कि इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहे तो आई बटन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके इसका चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इस प्रोग्राम को कहाँ तक पॉसिबल है एक्सेल फॉर्मूला के थ्रू बनाना विदाउट VBA के। ठीक है, तो आज हम इसी डिटेलिंग में जाएंगे। ओके, चलिए पहले प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है और रेक्टेंगल में एक बॉल आगे की ओर मूव कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इस रेक्टेंगल एरिया में बॉल को आगे की ओर मूव कराना है और ये मूवमेंट तब तक आगे की ओर होता रहेगा जब तक कि ये इस रेक्टेंगल एरिया के एज तक ना पहुंच जाए। और jैसे ये एज में पहुंचेगा वो वापस वहाँ से बाउंस हो गए अपने मूवमेंट को वो कंटिन्यूसली आगे कंटिन्यू रखेगा जब तक कि नेक्स्ट एज तक वो न पहुंच जाए। फिर वहाँ से बाउंस होकर फिर नेक्स्ट एज को ट्रेस आउट करेगा वो। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है, इसमें बॉल मूव फॉरवर्ड, यानी बॉल आगे की ओर हमें मूव कराना है। ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट है एज ट्रैक। इसमें बॉल हर मूवमेंट के साथ इसे भी ट्रेस आउट करेगा कि वो एज तक पहुंचा है या नहीं। ठीक है, थर्ड रिक्वायरमेंट है बॉल मूव बैकवर्ड, यानी कि जैसे ही ये एज में पहुंचेगा उस एज से वो वापस बाउंस होकर बैक साइड की ओर वो अपने मूवमेंट को कंटिन्यूसली रखेगा और नेक्स्ट एज को ट्रेस आउट करेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट भी क्लियर है। अब इसे एक डायग्राम से समझ लेते हैं दोस्तों। स्क्रीन पे आप एक रेक्टेंगल एरिया देख पा रहे हैं, साथ में एक बॉल भी देख पा रहे हैं। रेक्टेंगल एरिया का जो रेशियो है आप 2/3 देख रहे हैं। आप चाहे तो इसे 3/2 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे 2/3 पे रखूँगा। और नेक्स्ट हम बॉल के मूवमेंट की बात कर लेते हैं। बॉल के मूवमेंट के लिए जो एंगल है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने 3 एंगल के बेस पे बॉल के मूवमेंट को एरो बेस पे दिखाया है, जिसमें सबसे पहला जो है 25 एंगल के मूवमेंट है, सेकंड है आपका 45 एंगल पे मूवमेंट और थर्ड आपका 90 एंगल पे मूवमेंट। लेकिन हम एक परफेक्ट मूवमेंट की अगर बात करें तो वो है आपका एक 45 एंगल के बॉल का मूवमेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। देखिए आप किस तरह से बॉल का मूवमेंट 45 एंगल पे एक परफेक्टली आप देख पा रहे हैं। तो हम बॉल के मूवमेंट को हम 45 एंगल पे लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें दोस्तों क्या पॉसिबल है और नहीं है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला बॉल मूव फॉरवर्ड, इसमें हम क्या लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा, हम क्या करेंगे एक्स और वाई पॉइंट पे वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। इससे क्या होगा कि बॉल आगे की ओर मूव करेगा। नेक्स्ट है अपना एज ट्रैक। एज ट्रैक करने के लिए हम एक्स और वाई वैल्यू के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ट्रेस आउट करेंगे हर मूवमेंट के साथ।
नेक्स्ट है बॉल मूव फॉरवर्ड। इसके लिए हम एक्स और वाई एक्सिस के वैल्यू में हम वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। कब करेंगे? जब ये एज तक पहुंच जाए, ताकि वो एज से आगे ना बढ़ के वैल्यू माइनस होने की वजह से वो वापस बैकवर्ड मूव करे। ठीक है, अब हम दोस्तों फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब हम सबसे पहला बॉल मूव फॉरवर्ड के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है कि हम एक्स और वाई सेल पे सेम सेल रेफरेंस देंगे, ताकि हम उस सेल पे अगर वैल्यू इंक्रीज करें तो वो एट द सेम टाइम में एक्स और वाई पॉइंट पे सेम वैल्यू एक साथ इंक्रीज करें। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एज ट्रैक करने के लिए मैं इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करूंगा, जिसमें मैं एक्स और वाई पॉइंट के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को चेकआउट करता रहूँगा हर मूवमेंट के साथ कि वो एज तक पहुँचा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉल मूव फॉरवर्ड के लिए जाहिर सी बात है जब वो एज तक पहुंच जाएगा तो हम स्पीड की वैल्यू को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि बॉल जो है आगे ना बढ़ के वो माइनस होने की वजह से कैलकुलेशन माइनस हो और बॉल बैकवर्ड मूव करे। ओके, चलिए दोस्तों अब हम इससे एक्सेल सीट में इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक्सेल सीट में इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लिया है। आप देख पा रहे हैं कि एक चार्ट मैंने ऑलरेडी इंसर्ट कर लिया है, उस पर आप एक बॉल देख पा रहे हैं और लेफ्ट साइड में मैंने एक्स और वाई वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए उसमें जो मैंने सेल रेफरेंस दिया है वो सेम सेल का रेफरेंस दिया है, वो है आपका B4, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में मैंने बताया था। सेकंड पॉइंट पे मैंने एक्स और वाई वैल्यू पे मैंने कहा था कि मैं इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करूँगा, तो इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करने के लिए मैंने एक्स और वाई पॉइंट के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बेस पे मैंने जो यहाँ पे क्राइटेरिया मैंने दिया है और उसके बेस पे जो वैल्यू है 0.5 प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि एक्स और वाई वैल्यू पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, तो जैसे ही मैं एक्स और वाई वैल्यू पे नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता हूँ तो आप ध्यान देंगे कि एक्स और वाई पे पॉइंट पे सेम टाइम एट द सेम टाइम पे वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि सेम रेफरेंस है। ओके, और जैसे ही ये बॉल एज तक पहुँचेगा, जैसे ही ये बॉल एज तक पहुँचेगा आप ध्यान देंगे कि वाई पे जो वैल्यू है, वाई क्राइटेरिया के बेस पे वाई पॉइंट पे 28 ट्रेस आउट होने के बाद जो वैल्यू है वाई स्पीड वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। आप ध्यान दीजिए, मैं एक पॉइंट बैक करता हूँ। देखिए अभी वो प्लस पे है, जैसे ही 28 तक एज तक पहुँचा आपका जो वाई स्पीड की जो वैल्यू है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। ओके, ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला भी हमने अप्लाई कर लिया, लेकिन ये तो हुआ पॉसिबिलिटीज़। अब मैं बात करूँगा कि इसमें क्या पॉसिबल नहीं है। तो आप ध्यान देंगे कि जो सबसे पहला पॉइंट है बॉल मूव फॉरवर्ड, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पहला प्रॉब्लम यही आएगा कि आपका जो इंक्रीमेंट है वो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, यानी कि जो मैं वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा हूँ, आप ध्यान देंगे कि मुझे स्पिन बटन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट पॉसिबल नहीं है फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, मैं जैसे ही मुझे नंबर इंक्रीज या डिक्रीज़ करना है तो मुझे स्पिन बटन पे एरो का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यानी कि मुझे माउस से इसे प्रेस करना पड़ रहा है। ऑटो इंक्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है एज ट्रैक, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फॉर्मूला नहीं है। जिस तरह से दोस्तों रैंड बिटवीन फॉर्मूला में हम किसी भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कोई भी दो वैल्यू के बीच की वैल्यू को हमें रैंडमली रैंड बिटवीन फॉर्मूला जैसे प्रेजेंट करता है, जैसे मैंने दिया है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच का जो भी वैल्यू हुआ रैंडमली नंबर मुझे फॉर्मूला के थ्रू दे, उसी तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फॉर्मूला क्या करेगा, वो किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के वैल्यू को, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 1 है, अब देख पा रहे हैं कि इंक्रीमेंट में 1 है, 1 से लेकर 100 तक मैंने टॉप बॉटम और टॉप की वैल्यू दिया है, तो 1 से लेकर वो 1 बाई 1 इंक्रीज करते हुए इंक्रीमेंट करता है जब 100 तक। उसी तरह से डिक्रीमेंट में आपका टॉप से लेकर बॉटम तक की वैल्यू मैंने दिया है, टॉप और बॉटम, इसमें 100 से लेकर वैल्यू को डिक्रीज करता जाए 1 तक। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही फॉर्मूला इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फॉर्मूला एक्सेल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये एक कमी है कि ये दो फार्मूला अगर होता मैं उस फार्मूला को यहाँ पे एक्स और वाई सेल पे मैं अप्लाई कर सकता था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फार्मूला, जो कि आपका सिचुएशन यानी कि एक्स और वाई के पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर हमारा जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फार्मूला है वो पिक होता और वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता था।
ठीक है। और अब हम थर्ड प्रॉब्लम की अगर बात करें तो थर्ड प्रॉब्लम है अपना स्पीड वैल्यू कैन नॉट बी फ्रीज, यानी कि हमारा जो वैल्यू है एक्स और वाई पे जो वैल्यू है वो आपका कनेक्टेड है एक्स और वाई सेल से, यानी कि जब वैल्यू आपका जो क्राइटेरिया मैंने दिया है मैक्सिमम, जैसे आप y देख पा रहे हैं क्राइटेरिया मैंने 28 दिया था, जिसके बेस पे y स्पीड पे जो वैल्यू है वो माइनस में तो कन्वर्ट हो गया है, लेकिन जब मैं फिर से नंबर इंक्रीज करता हूँ तो आप देखेंगे कि y स्पीड फिर से वो पॉजिटिव में चेंज हो गया, क्योंकि ये सेल से कनेक्टेड है। सेल से कनेक्टेड होने की वजह से उसके अकॉर्डिंगली ही ये रिजल्ट आपको प्रेजेंट करेगा। तो फार्मूला और VBA में बेसिक डिफरेंस यही है दोस्तों कि एक्सेल फार्मूला सेल से कनेक्टेड होने की वजह से सेल के वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपको वो रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, लेकिन VBA में आप वैल्यू को फ्रीज कर सकते हैं। VBA में हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जब हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, वो फिर चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक्सेल सीट में सेल रेफरेंस की वजह से वो उसके अकॉर्डिंगली ही उसको परफॉर्म करना पड़ता है। तो बेसिक डिफरेंस आपका दोनों में यही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वैल्यू मैं फ्रीज नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं एक दूसरा मैंने ट्रिक का इस्तेमाल किया है। मैं अपना एक दूसरा वर्किंग दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन के बजाय एच लुकअप और वी लुकअप का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे गौर करेंगे तो मैंने एच एक्सिस के लिए अलग से मैंने कुछ लाइंस में मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं रो बेस पे, और वाई बेस पे मैंने भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, और उसके बगल पे आप देखेंगे कि 0.5 वैल्यू हर पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं। उसी तरह से एक्स पे ही यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जब मैं वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, बॉल जब एज तक पहुँच रहा है तो एज को उसने ट्रेस आउट किया, ट्रेस आउट करने के बाद वैल्यू को उसने माइनस में कन्वर्ट कर दिया और ये फ्रीज हो चुका है दोस्तों। अभी देखेंगे कि एक्स वैल्यू अभी प्लस में है, जैसे ही ये एक्स वैल्यू के एक्सिस को भी क्रॉस करता है तो ये माइनस में देखिए अभी कन्वर्ट हो चुका है। तो ये वैल्यू फ्रीज तो मैंने कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम मैंने जैसे बताया कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फार्मूला नहीं होने की वजह से ये हमारा नंबर इंक्रीज ही होता जा रहा है। बाय द वे अगर मैं किसी तरह से यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फार्मूला बना भी लूँ, किसी तरह से फार्मूला को ऐड करके कुछ कैलकुलेशन के साथ, तो ये अगर वैल्यू माइनस हो जाता है किसी तरह से, तो आप गौर करेंगे कि ये बॉल जो है आपका इस रेक्टेंगल एरिया में मूव होना पॉसिबल हो जाएगा। तो फिर भी आपने अगर गौर नहीं किया है तो मैं बता दूं कि आपका ये प्रोग्राम फार्मूला के थ्रू बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है दोस्तों। तो सजेशन यही है कि आप इस प्रोग्राम को फार्मूला बेस में अगर ट्राई करना भी चाहते हैं तो आप ऑफिस 365 या फिर उससे एडवांस वर्जन में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको लेटेस्ट और नए फार्मूला आपको मिलेंगे, जिसके बेस पे हो सकता है उस समय एक्सेल फार्मूला के थ्रू इस प्रोग्राम को बनाना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अभी के समय में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटर यही होगा कि आप ध्यान दीजिए कि जैसा मैंने VBA के थ्रू मैंने इस प्रोग्राम को मैंने बनाया था। देखिए VBA के थ्रू मैंने इस प्रोग्राम को मैंने बनाया है। VBA के थ्रू इस प्रोग्राम को बनाना ज़्यादा आसान है। इसके मैं कोडिंग को दिखा दूं मैं आपको एक बार। मैं एक दूसरा वर्किंग दिखाता हूँ, इस पर आपको मैं इसके कोडिंग को दिखाता हूँ। आप देखिए कितना सिंपलेस्ट कोडिंग है ये। तो कहने का मतलब वही है कि आप इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला के थ्रू बनाने के बजाय आप इस VBA के थ्रू बनाना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। ओके, आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में आगे भी आपको इसी तरह के एक्सपेरिमेंटल वीडियोस जरूर मिलेंगे। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।